ओके, बेसिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले तीन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्टिंग, व्हाट आर द थ्री एलिमेंट्स? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। फिर मटेरियल के दो पार्ट है, कौन से? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। फिर लेबर के दो पार्ट है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। एक्सपेंसेस के दो पार्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। और सभी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सबको मिला के क्या बनेगा? ओवरहेड्स के तीन पार्ट है, कौन से? फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के कितने पार्ट्स हैं? दो पार्ट्स है, कौन से? एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन। तो ऐसे दो पार्ट रहेंगे उसके अंदर। ओके, फिर उसके बाद कॉस्ट शीट पे आते हैं। कॉस्ट शीट अभी याद होनी चाहिए। सबसे पहले कॉस्ट शीट में क्या ऐड करेंगे? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैसे आएगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऐड direct labor, add direct expenses, you will get add factory overheads, you will get add चार चीजें। ओके, ओपनिंग क्लोजिंग WIP, यू विल गेट नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अभी ऐड करो, क्या क्या ऐड करते हैं? पहला क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, लेस स्क्रैप के क्रेडिट्स, ऐड प्राइमरी पैकिंग, यू विल गेट cost of production, add opening stock of finished goods, less, you will get cost of goods sold, add administration overheads general, add selling and distribution overhead, add interest, you will get add, you will get okay. फिर अपन आए सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से वेरिएबल पार्ट एंड फिक्स पार्ट अपने को अलग अलग करना पड़ता है। तो सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल में से वेरिएबल कॉस्ट कैसे ढूंढते? तो पहला फॉर्मूला, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन यूनिट। इससे क्या मिलेगा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिलेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आने के बाद क्या करना? कोई भी एक केस लेना, टोटल कॉस्ट में से माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या मिलेगा? फिक्स कॉस्ट। इसका और एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला? चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। इससे क्या मिलेगा? वेरिएबल कॉस्ट इन परसेंटेज मिलेगा तुमको। ओके, तो दो क्वेश्चंस अपने पेंडिंग थे, घर पे ट्राई करने के लिए बोला था, जमे क्या? 5 and 6 कितना आंसर है पहले का? 20,000 एंड 6 का 15,000। लेट अस चेक। तो पहला फिफ्थ वाला, तो तुमको सेल्स दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो अपने को क्या चाहिए? सेल्स एंड कॉस्ट चाहिए। तो सेल्स एंड प्रॉफिट दिया तो कॉस्ट कैसे मिलेगा? सेल्स में से प्रॉफिट हटा दो, क्या मिलेगा? 36,000। अब इंपॉर्टेंट है, तो 8,000 तो लॉस है। तो देखो लॉस कब होता है? जब एक आधी चीज मेरी 10 रुपए की और मैंने बेची 8 रुपए में, तो मेरे को 2 रुपए का लॉस हो गया। तो 8,000 का लॉस हो, मतलब कॉस्ट कितने का ही है? 44,000। 44,000 वाली चीज मैंने 36,000 में बेच दी, तो लॉस कितना हुआ? 8,000। देखो सिंपल, सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। अगर मुझे कॉस्ट चाहिए तो सेल्स माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट।
तो सेल्स दिया था 36,000 माइनस 8,000 का प्रॉफिट, तो ये तुम्हारा आया 44,000। क्या आया 44,000 क्या आया तुम्हारा कॉस्ट। तो कॉस्ट आया 44,000, 72 माइनस 4 68,000। तो ये तुम्हारे कॉस्ट आ गए। तो अभी अपन क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट इन परसेंटेज। चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन सेल्स। कॉस्ट में चेंज 44,000 का 68,000 हुआ, कितना चेंज आया 24,000। चेंज इन सेल्स 36 का 72, 36,000 इंटू 100 करेंगे तो क्या आया 66.66 या 67%। ये किसका अप्लाई करना है, ये परसेंटेज सेल्स को अप्लाई करो। तो टोटल कॉस्ट कोई भी एक, पहली कंडीशन टोटल कॉस्ट कितनी है 44,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स का, सेल्स कितना है 36,000, 36,000 का 66.66% कितना आता 24,000। तो टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट गया तो फिक्स कॉस्ट 20,000 जमा। ओके, कितने लोगों ने सच्ची सच्ची किया था घर पे। चलो, जिन्होंने नहीं किया लिख लो। तो सिक्स्थ वाला अभी आना चाहिए। सिक्स्थ वाले का कितना आ रहा 15,000। तो 15,000, तो इसका कॉस्ट निकालो पहले, सेल्स माइनस प्रॉफिट 22,500, 1,12,500 माइनस 60,000 कितना आता 52,500। तो अगर मैं ये वाला करता हूं तो चेंज इन कॉस्ट है मेरा, चेंज इन कॉस्ट 22,000 का 52,000, 30,000 चेंज इन कॉस्ट, चेंज इन सेल्स 90,000 इंटू 100 तो कितना आएगा 33.33%। तो टोटल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट यू विल गेट फिक्स कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितना है फर्स्ट केस में 22,500, वेरिएबल कॉस्ट 33, 22,500 का 33% 7,500, तो फिक्स कॉस्ट 15,000। तो सेकेंड केस में फिक्स कॉस्ट 15,000 आती है और फर्स्ट केस में फिक्स कॉस्ट 20,000 आ जाती है। आई क्या। तो ये कब काम आएगा, मैंने अगेन बार बार एक ही रिपीट करूंगा, ये कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट 15 में से 10 चैप्टर में आएगा। इस कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन चालू करें, कॉस्टिंग इसी से खत्म होगा लास्ट चैप्टर। ओके, सो बेसिकली अपने वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट बार बार ये कॉन्सेप्ट आएगा, जब तक पकड़ नहीं आती है घर पे प्रैक्टिस करना। और ये दो फॉर्मूलेज दिमाग में फिट हो जाने चाहिए, चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन यूनिट्स, इससे क्या मिलेगा चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन सेल्स, इससे क्या मिलेगा वेरिएबल कॉस्ट इन परसेंटेज मिलेगा। ओके, तो चलो पहला कॉस्ट शीट का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 नोट्स में भी रहेगा, देख लेना। पहले 2-3 क्वेश्चन तो साथ में करेंगे, थोड़ा समझने में अलग लगेगा, ओवर द पीरियड हो जाएगा। The following data relates to manufacture of a standard product during the month of April 2000, जो भी है। रॉ मटेरियल 1,80,000, मिला नहीं मिला क्वेश्चन। रॉ मटेरियल 1,80,000, डायरेक्ट वेजेस 90,000, मशीन आवर्स वर्कड 10,000, मशीन आर रेट 8, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड प्रोडक्शन, ब्रैकेट में प्रोडक्शन है क्या तुम्हारे नोट्स में, एक बार चेक करो है क्या, नहीं है तो ऐड करो, लिखो ब्रैकेट में प्रोडक्शन, ब्रैकेट में प्रोडक्शन। सेलिंग ओवरहेड्स पर यूनिट 5, यूनिट प्रोड्यूस्ड 4, यूनिट सोल्ड 3,600, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 125। या रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबाउ। तो अपने को कॉस्ट शीट बनानी है। तो नोटबुक में जहां पे अपन क्वेश्चंस कर रहे थे, ओके फॉर्मेट, सबसे पहले हेडिंग दो कॉस्ट शीट,
और ये दो चीजें तुमको मॉड्यूल में भले ही ना दिखे फिर भी करना। एक्सीडेंटल एरिया अभी बताता हूं, और ये भी बताता हूं कि तुम चैप्टर नंबर 7 में गलत करने वाले हो, अभी से भविष्यवाणी करा देता हूं कि तुम ये चीज भूलने वाले हो। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड हर कॉस्ट शीट में बिना बोले लिखना। उसका पर्पस क्या है वो भी कॉस्ट शीट के टाइम बता दूंगा, ठीक है। मॉड्यूल में तुमको ये पैटर्न नहीं दिखेगा, फिर भी मैं बोल रहा हूँ बोल के ये लाइन ऐड करनी है। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं स्टूडेंट था, यहाँ पे मैंने 5 मार्क गलाए वाले हैं, तो मुझे पता है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सो कॉस्ट शीट नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, तो क्वेश्चन पढ़ो, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कितने बोले क्वेश्चन में? 4000। देखो कितने हैं नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस? 4000 दिख रहे क्या? 4000। और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितने? 3600। अभी 2 मिनट ध्यान दो। बनाए 4000, बेचे 3600, तो बचे कितने? और ये क्या है? वेरी गुड, इसको क्या बोलेंगे अपन? क्लोजिंग स्टॉक। और ये हिडन एडजस्टमेंट है। क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट कभी क्वेश्चन ये लिख के नहीं देगा कि ये क्लोजिंग स्टॉक 400 यूनिट का है। ओके, तो ये तुमको इसमें से ढूंढना पड़ता है, प्रोड्यूस इतना है, सोल्ड इतना है, बैलेंस वाला क्लोजिंग स्टॉक है। और बच्चे क्या कर देते? कॉस्ट शीट का फॉर्मेट रहता, धनाधन 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 ऐड कर देते और क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट भूल जाते। और इंस्टीट्यूट एज यूजुअल सबसे पहला प्रॉफिट अमाउंट चेक करती है। प्रॉफिट सही तो मार्क फुल, प्रॉफिट गलत तो मार्क्स कट गए। तो याद रखना, कॉस्ट शीट में एक आधा भी आइटम गलत तो नीचे के पूरे आइटम गलत होते रहते। तो ये एक्सीडेंटल एरिया है। पहले हेडिंग दो कॉस्ट शीट, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड लिखो, और वहां पे ए स्क्वायर निकालो, एक्सीडेंटल एरिया गलत हो जाएंगे। भूलना नहीं, चैप्टर 7 में भूलने वाले हो यही चीज, तुम क्लोजिंग स्टॉक निकालना भूल जाएंगे। डी हेडिंग बना दिए? ओके। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स कॉलम बहुत बड़ा होना चाहिए। ये तुम्हारा पेज, तो इस पेज में रिवर्स ऑर्डर से चालू करना। कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम, ये रुपीस का कॉलम, ये रुपीस का कॉलम, इतना बचा वाला पार्ट पर्टिकुलर्स रहेगा। बना दिए फॉर्मेट? ओके। अभी जिनको कॉस्ट शीट याद है वेरी गुड, नहीं आया तो अपन देख देख के भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या था कॉस्ट शीट में? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। तो हेडिंग पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। अभी डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम मिलता कैसे? एड ओपनिंग प्लस परचेसेस लेस क्लोजिंग बराबर, इससे मिलेगा ओपनिंग प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग। अब प्रॉब्लम है कि इस क्वेश्चन में दिया है क्या? ना ओपनिंग स्टॉक दिया, ना क्लोजिंग स्टॉक दिया, ना ऐसा कुछ दिया है। बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। तो जैसा जो जो इन्फॉर्मेशन मिला उस हिसाब से, ना ओपनिंग स्टॉक है ना, तो डायरेक्टली मटेरियल कितना दिया है? 1,80,000। इनर कॉलम में 1,80,000 लिखेंगे, इनर कॉलम 1,80,000। नेक्स्ट क्या आता? नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर, एक लाइन छोड़ो, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर। ओके, डायरेक्ट लेबर कितना है? 90,000। इनर कॉलम में ही लिखना, 3 कॉलम है तो सबसे पहले कॉलम में आना चाहिए 90,000। फिर कॉस्ट शीट के हिसाब से क्या आता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। पढ़ो कुछ मिल रहा क्या उधर? डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखे क्या? देखो क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे क्या? नहीं है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखो और सामने जीरो लिखो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जीरो।
ओके, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को मिला के क्या बनता है? प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। तो ये तीनों का टोटल लो, कितना आ रहा है बोलो? प्राइम कॉस्ट तीनों का टोटल लो 2,70,000। अब ये सेकेंड कॉलम में लिखेंगे, ये लिखेंगे अपन सेकेंड कॉलम में 2,70,000। हाँ, अब याद करो क्या करना था, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। देखो क्वेश्चन ने कुछ फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए क्या? हाँ, तो मशीन किधर काम करती है? फैक्ट्री में। तो मशीन के खर्चे किधर आएंगे? फैक्ट्री में। ओके, तो यहाँ पे ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री में मशीन कितना घंटा काम करी? पढ़ो, 10,000 घंटे काम करी, और 1 घंटे का खर्चा कितना है? 8, मतलब कितने रुपए का खर्चा हुआ? 80,000। तो 10,000 इंटू 8, 80,000 इनर कॉलम, इनर कॉलम 80,000। तो तुमको क्या मिलेगा? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। तो क्या मिलेगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट? 3,50,000, 3,50,000। हाँ, ओपनिंग क्लोजिंग क्या? WIP, एड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP, एड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP। हाँ सर, नहीं है तो भी लिखना क्या? हाँ, नहीं है तो भी लिखना पड़ेगा। डिपेंड करता है एग्जाम में मार्क्स कितने मार्क का क्वेश्चन आया। 10 मार्क का क्वेश्चन आया, सब कुछ लिखना। 5 मार्क का क्वेश्चन आया, जो नंबर नहीं है वो उड़ा दो, चल जाएगा। पहला क्वेश्चन है तो पूरा इज्जत में लिखो, 0 0। ओके, तो क्या मिलेगा? नेट फैक्ट्री कॉस्ट कितना? 3,50,000, 3,50,000। नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अभी उसके अंदर अपन 4 चीजें ऐड करते थे आराम से। अपन क्वालिटी कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोडक्शन, सेलिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड प्राइमरी पैकिंग, बराबर। तो इसमें से कौन सा कुछ दिख रहा है क्या इसमें? एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोडक्शन। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन। बोलो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड प्रोडक्शन कितना दिया? 35,000 इनर कॉलम, इनर कॉलम। बाकी के वो तीनों चार आइटम लिखने की जरूरत नहीं है, अगर है तो लिख देते थे। तो क्या मिलेगा अपने को? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बोलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना? 3,85,000, 3,85,000। अभी अपन क्या करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद? एड ओपनिंग लेस क्लोजिंग व्हाट? फिनिश गुड्स। एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। हाँ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ कितना कितना है?
दिया है क्या कुछ भी? नहीं, तो कितना कितना, 0 0। वेरी गुड। अभी तो सिखाया था कि एक्सीडेंटल एरिया, देखो क्या होता है कि बच्चे देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक तो दिख रहा नहीं है, तो अपन क्या कर लेते हैं, इसको जीरो अजम्पशन कर लेते हैं, और तुम लोग यहाँ पे जीरो कर देते हो, जबकि जीरो नहीं आएगा। फिर सर क्या, कितने हैं, कितने यूनिट्स है, 400। तो 4000 बनाए, 3600 बेचे, तो बचे कितने, 400। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखेंगे अपन, 400। 400 लिखेंगे क्या? हाँ। तो ये देखो, 4000 यूनिट क्या हुए, प्रोड्यूस। तो प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी कॉस्ट लगेगी, प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, देखो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3,85,000, कितने यूनिट्स के लिए, 4000। तो कितने यूनिट बचे अपने, तो 400 के लिए कितना, 4000 के लिए इतना, तो 400 के लिए कितना, कितना, 38,500, 38,500। और इसका कैलकुलेशन बताओ, 3,85,000 डिवाइडेड बाय 4,000 इंटू 400। और एक्सीडेंटल एरिया निकालो 38,500 के पास। ये पहली गलती तुम करेंगे फ्यूचर में। किसी को चाहे तो लिख के भी लो, चैप्टर नंबर 7 में तुम ये गलत करने वाले हो। अब मैं चैप्टर 7 में याद दिलाऊंगा कि मैंने चैप्टर 1 में बोला था कि तुम भूलने वाले हो। ओके, नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 3,85,000 प्लस 0 माइनस 38,500, कितना आ रहा, 3,46,500। अब क्या करना, एड एडमिनिस्ट्रेशन जनरल एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेशन जनरल तो है नहीं, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बोलो कितना बोला है, 5 पर यूनिट। तो 5 पर यूनिट है, कितने यूनिट्स हैं, 3,600, 3,600 इंटू 5, 18,000। तो तुमको क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स, बोलो कॉस्ट ऑफ सेल्स 3,64,500। add profit you will get sales, add profit you will get sales। सेल्स के बारे में क्या बोला है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 125, कितने यूनिट बेचे अपन ने, 3,600, 3,600 इंटू 125। ये आउटर कॉलम में लिखना, आउटर कॉलम कितना था, 4,50,000। तो प्रॉफिट इज अ बैलेंसिंग फिगर निकालो।
कितना है? 85,500 आया क्या? तो कॉस्ट शीट से अपने को ये समझ में आता है कि एक जो भी प्रोडक्ट है उनको, पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट, तो जिसका 4.5 लाख रुपए का सेलिंग प्राइस है, उसके पीछे अपन 85,500 कमाते। अकाउंट्स कभी भी प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देता है, कॉस्टिंग प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी देता है। ये मेन फर्क है कि प्रोडक्ट वाइज मिलता है या टोटलिटी में मिलता है। तो अपने को प्रोडक्ट वाइज मिलता है, और ये अपन ने कॉस्ट शीट बनाई, और ये मे बी बेचने के पहले की रहेगी, बेचने के बाद की रहेगी। तो ये पहले तो दिमाग मेरे को, कॉस्ट शीट बहुत कॉमन चीज है और बहुत बार बनती है, साल में एक बार नहीं बनती। तो अभी अपने को इसमें क्या निकालने का है? कॉस्ट पर यूनिट। तो एक कॉलम मैंने ब्लैंक छोड़ने के लिए बोल, 3 कॉलम बनाए थे अपन ने, बनाए थे क्या? हाँ, तो कॉस्ट पर यूनिट वाला कॉलम अभी फिल करेंगे अपन। तो 1,80,000 जो खर्चा हुआ, कितने यूनिट्स का हुआ? 4,000 यूनिट्स का हुआ। तो 4,000 यूनिट का, क्योंकि उतने बनाए, तो जितना बनाए उतने के लिए मटेरियल लिए रहेंगे। तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 4,000 करो, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 4, 45। हाँ, 90,000 डिवाइडेड बाय 4,000, 90,000 डिवाइडेड बाय 4,000, 22.5। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 0। तो प्राइम कॉस्ट 67.5। फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना? 20। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट 80,000 को डिवाइडेड बाय 4,000 करना, तो 20 रुपए आया। नेट फैक्ट्री कॉस्ट सेम रहेगा, 87.5। नेट फैक्ट्री कॉस्ट सेम रहेगा 87.5। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स प्रोडक्शन 8.75। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा 96.25। क्लोजिंग स्टॉक वगैरह का एक्चुअली नहीं निकालना चाहिए। प्राइसिंग ये ब्लैंक छोड़ो, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का जो है ये ब्लैंक छोड़ो। क्यों ब्लैंक छोड़ना? क्योंकि ये कॉस्ट ही नहीं है, ये अपन ने स्टॉक का वैल्यूएशन निकाला। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए यहां से अगेन, यहां से प्रॉब्लम होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से आगे, सॉरी, हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के, अरे किधर गया है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के आगे जितने भी नंबर्स है इनको 4,000 से डिवाइड नहीं करेंगे, 3,600 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि गुड्स बेचे ही 3,600 है। तो ये 96.25 ही रहेगा। यहां से आगे सब के सब नंबर 3,600 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि उतने ही यूनिट सेल हुए। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना? प्रॉफिट कितना आया?
23.75 और सेलिंग प्राइस आई 125। तो ये कॉस्ट शीट से मुझे क्या समझा, कॉस्ट शीट से समझ में आ गया कि एक प्रोडक्ट में जो 125 रुपए में बेच रहा हूं उसका बनाने का खर्चा 101 रुपए है और उसके एक प्रोडक्ट के पीछे में 23.75 रुपीज कमा रहा हूं। और उसके नीचे एक प्रोडक्ट बनाने के लिए मटेरियल 45 का लगता है, लेबर 22.5 का लगता है और बाकी सब ओवरहेड्स है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, किसी भी चीज को बनाने के लिए मटेरियल, लेबर, ओवरहेड भेल के जैसा, पहले मुरमुरे डालो, थोड़ा ये डालो, ये डालो, मिक्स करो, प्रोडक्ट बन गया, प्रॉफिट ऐड करो, दे दो। तो ये कॉस्ट शीट से मुझे पूरे डिटेल्स मिल रहे कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए खर्चा में क्या क्या इन्वॉल्व है और किसका कितना कितना कंपोनेंट है। कॉस्ट शीट जिसको मुंह जबानी याद है वो बिजनेसमैन कभी भी लॉस में नहीं जा सकता, क्योंकि उसको पता है कि अपना प्रोडक्ट कितने में आया और बेचना कितने में है। सो वो ये चीज कैलकुलेट करके बैठ जाता है। तो ये उसके मुंह जबानी याद होता है जो परफेक्ट बिजनेसमैन होता है कि अपने ये प्रोडक्ट की ये कॉस्टिंग है। कुछ भी कर लो उसके नीचे नहीं जाने का, 101 के नीचे नहीं जाएगा। बार्गेन करते समय 125 के नीचे आएगा पर 101.25 के नीचे नहीं जाएगा, बाकी वो उसकी स्किल है तो उसके ऊपर बार्गेन करता रहेगा क्योंकि उसको पता रहता है कॉस्टिंग कितनी होती है। अगर तुमको ये जानने का भी है, कभी कपड़े की दुकान में जाएंगे ना, आजकल तो वो क्यूआर कोड स्कैन वगैरह हो गया, पहले वैसा नहीं था। पहले एक स्टिकर चिपकाते थे और उसके ऊपर कुछ तो भी आंकड़े लिख देते थे, कुछ भी आंकड़े वो अपने को नहीं समझ में आते थे, पर उनका कस्ट वो जो सेल्समैन था वो नंबर देखता था और वो नंबर देख के प्राइस बोलता था। अपन देख के परेशान कि भाई वहां पे नंबर तो लिखा नहीं है, इसने प्राइस कैसे बोला। और अपन जब निगोशिएट करते थे उसको पता था कि वो उस नंबर के नीचे नहीं आना, उनका एक कोडेड लैंग्वेज रहता था। तो वो कॉस्ट शीट निकालते थे और कॉस्ट शीट के हिसाब से कुछ तो फॉर्मूला बनाते थे और उसके हिसाब से लिख देते थे। अब वो पता है कि कस्टमर को क्या नंबर बोलना है और किस नंबर तक नीचे लेके आने का है, इसके नीचे नहीं जाने का है, क्योंकि उनके पास कॉस्ट शीट बनी पड़ी है। ओके, सेम अगेन एक कॉस्ट शीट। क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तुमको मेन एग्जाम में 5 से 10 मार्क के लिए, इतना बेसिक नहीं आएगा, थोड़ा सा एडवांस वर्जन रहेगा, बट इट इज मोर और लेस लाइक दिस। The following is the information has been obtained from the records of ABC Corporation for the period June 1 to June 30. Particulars on June 1 and June 30. Cost of raw material on June 1, तो ये 1 जून के हैं, तो ये सब क्या होंगे, WIP, फिनिश गुड्स, ये सब इनको क्या बोलूंगे मैं, वेरी गुड। तो ये तीनों क्या बन गए, ओपनिंग, और ये सब तीनों क्या बन गए, क्लोजिंग। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल 4,80,000, वेजेस पेड 2,40,000, फैक्ट्री ओवरहेड 1,00,000, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन लिखा है क्या तुम्हारे नोट्स में, 50, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 25, सेलिंग 10,00,000, और तुमको कॉस्ट शीट बनानी की है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड दिए है क्या, दिए है, कहाँ दिए बताओ, नहीं ये दिए हैं, फिर भी वो कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में लिखेंगे क्या, यस। भले ही इंफॉर्मेशन हो मत हो फर्क नहीं पड़ता, तुमको कंपलसरीली वो फॉर्मेट फॉलो कर। यहाँ पे 3 कॉलम नहीं बनाने क्योंकि क्वेश्चन ने नहीं बोला कॉस्ट पर यूनिट, तो अपन सिर्फ 2 ही कॉलम बनाए।
ओके, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैसे मिलता है? ओपनिंग एड परचेस लेस क्लोजिंग, तो एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अभी तुम्हारा जो ये फॉर्मेट है, ये रुपीस कॉलम एक, ये रुपीस कॉलम दो, और ये पर्टिकुलर है, तो अभी तुमको जो भी लिखने का है, ओपनिंग एड परचेस लेस क्लोजिंग, ये 2 रुपीस कॉलम के इस साइड लिखने का है, और उसका जो नंबर आएगा वो यहाँ पे लिखने का है। तो पहले ओपनिंग स्टॉक इधर लिखेंगे, पर्टिकुलर्स कॉलम में ही इधर लिखेंगे, पर्टिकुलर्स कॉलम में इधर लिखेंगे। कितना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल? 60,000, 60,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 60,000। परचेसेस कितना है? 4,80,000। क्लोजिंग स्टॉक 50। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कितना? 4,90,000। अब क्या ऐड करेंगे? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर। हाँ, डायरेक्ट लेबर। इनर कॉलम में बोलो कितना अमाउंट? 2,46,000। 2,40,000 क्या मिलेगा? सॉरी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ है क्या क्वेश्चन में? पढ़ो, नहीं है तो भी लिखना और जीरो लिख देना। प्राइम कॉस्ट कितना है? प्राइम कॉस्ट 7,30,000। एड फैक्ट्री ओवरहेड्स, एड फैक्ट्री ओवरहेड्स, एड फैक्ट्री ओवरहेड्स। बोलो फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं? 1,00,000। तो तुमको क्या मिलेगा? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। बोलो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितना? 8,30,000। एड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP। क्वेश्चन में नहीं है तो जीरो जीरो लिख दो, है ना? हाँ, तो लिखो, जो नंबर है वो लिखो। बोलो ओपनिंग WIP कितना है? 12,000, और क्लोजिंग 15। तो तुमको नेट फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगा 8,27,000। एड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन,
एड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स प्रोडक्शन. बोलो. 50,000 तो क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. अभी तुम लकी है, इस क्वेश्चन ने ऑलरेडी वैल्यूएशन दे दिया है. अगर नहीं दिया रहता तो तुमको कैलकुलेट करना पड़ता और वो एक्सीडेंटल एरिया है. अभी दिया है क्या? देखो, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन. कितना दिया है? 90. 1,10,000 तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिलेगा. आगे बढ़ो और प्रॉफिट बताओ. ओके, देखो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कितने बोले? 25. तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा 8,82,000. सेल्स कितना दिया? 10 लाख. तो प्रॉफिट कितना आ रहा है? 1,18,000. 1,18,000. क्वेश्चन ने क्या क्या पूछा था देखो एक बार. रॉ मटेरियल कंज्यूम मिला क्या? यस. प्राइम कॉस्ट मिला, फैक्ट्री कॉस्ट मिला, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, नेट प्रॉफिट. यस, जो जो पूछा था सब मिल चुका है. तो ऐसा बेसिक क्वेश्चन है. ओके, थोड़ा थ्योरी पढ़ना है, क्वेश्चन करना है. ठीक है, थोड़ा सा थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं. हल्लो हल्लो, थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा थ्योरी और ऐड करना पड़ेगा. एकदम स्टार्टिंग के पेज पे आएंगे. पेज नंबर 2 के एंड में डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग. डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग. अब ये मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग क्या कॉन्सेप्ट है? लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट. ओके, अकाउंट्स के अंदर जब तुमने बैलेंस शीट P&L बनाना सीख लिए, अब मुझे बताओ कि बैलेंस शीट ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडर जो है उसकी बैलेंस शीट,
जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा उसकी बैलेंस शीट। अब मैं जैसे कहा सर्विस इंडस्ट्री, कोचिंग क्लास या तुम्हारे चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस, ये है सर्विस इंडस्ट्री। इन तीनों के बैलेंस शीट में क्या फर्क दिखता है? बैलेंस शीट में क्या फर्क दिखता है? फिक्स असेट ऊपर, कैश नीचे, कि कुछ चेंजेस आते? फॉर्मेट सेम रहता, अलग होता है? जर्नल एंट्री का फॉर्मेट सेम होता है, अलग होता है? लेजर का फॉर्मेट सेम होता है, अलग होता है? वही तो प्रॉब्लम है अकाउंट्स में, किसी भी चीज को एक जैसा ही ट्रीटमेंट देता है। क्या मजाक है? बिजनेस अलग है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? या ऐसा हो गया सर दर्द हो रहा, क्रोसिन, बुखार आ गई क्रोसिन, बदन दर्द कर रहा क्रोसिन, कुछ भी हो जा क्रोसिन। ए भाई, बीमारी अलग है, दवाई अलग होनी चाहिए। तो अकाउंट्स में वो प्रॉब्लम है, मैं पहले ही बोला, जहां पे प्रॉब्लम है वहां पे कॉस्टिंग है। तो कॉस्टिंग क्या बोलता अकाउंट्स को? तुरंदे भाई मैं हूं। जब भी बिजनेस चेंज होगा, हर बिजनेस को एक अलग मेथड होनी चाहिए, सॉल्व करने का तरीका अलग होना चाहिए, प्रॉफिट निकालने का तरीका अलग होना चाहिए। सबको सेम तरीके से कैसे निकालते तुम? P&L में डालेंगे सेम प्रॉफिट, तरीका तो अलग होना चाहिए। तो कॉस्टिंग क्या करता है? हर बिजनेस को उस बिजनेस के नीड के हिसाब से सॉल्व करने का तरीका अलग है, और उस तरीके को क्या बोलते हैं? मेथड्स। ईच टाइप ऑफ बिजनेस हैविंग ईच टाइप ऑफ मेथड्स। अब देखो पूरा कॉस्टिंग का सिलेबस सम अप कर देता हूं 2 मिनट में। पहला चैप्टर तुम्हारा बेसिक्स है, फिर चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 ये है तुम्हारी एलिमेंट्स। एलिमेंट्स, मटेरियल, लेबर, ये चैप्टर है। चैप्टर 5 से लेके चैप्टर 12 तक तुम्हारे क्या है? मेथड्स है। क्या है? हर बिजनेस को अलग 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 टाइप का करने का मेथड्स है। फिर चैप्टर 13, 14 एंड 15 आर टेक्निक्स। अभी समझो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट, मेथड एंड टेक्निक। और ये तुम्हारा सिलेबस है पूरे कॉस्टिंग का। एलिमेंट्स मतलब जिससे पूरा कॉस्टिंग बना है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। मेथड्स मतलब अलग अलग बिजनेस सीखेंगे, कंस्ट्रक्शन को कैसा प्रॉफिट निकालते हैं, कंस्ट्रक्शन बिजनेस अकाउंट से तुमको। ओके सर, सर्विस वाला कोई कर रहा तो सर्विस कॉस्टिंग, ऑपरेशनल कॉस्टिंग बोलते हैं। सर कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा, प्रोसेस कॉस्टिंग। सर कोई दिन रात एक ही यूनिट बना रहा, यूनिट कॉस्टिंग। सर कोई बैचेस में पढ़ा रहा है, बैच कॉस्टिंग। तो हर बिजनेस के यूज के हिसाब से, सर एट ए टाइम 2-3 यूनिट बन रहे, ज्वाइंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग, बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग। तो हर बिजनेस के हिसाब से मेथड। और एक चीज जो सबके लिए कॉमन होती है उसको कहते हैं टेक्निक। टेक्निक सभी बिजनेस को कॉमन है, मेथड बिजनेस टू बिजनेस चेंज होती है। अभी कितने मेथड्स है, कितने टाइप ऑफ, अभी दुनिया में तो बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बट एज पर कॉस्टिंग, एज पर जो कॉस्टिंग है वो तुम्हारे जो भी बिजनेसेस है टोटल 7 तरीकों में बांटे गए। कितने? 7। तो पहला जॉब कॉस्टिंग। अब जॉब कॉस्टिंग में कौन से बिजनेस आते हैं? जॉब कॉस्टिंग में ऐसे बिजनेस आते हैं जिस बिजनेस का हर काम पहले वाले काम से, आने वाले काम से अलग है। एग्जाम्पल, तुम्हारे सपोज गाड़ी का सर्विस सेंटर, हर गाड़ी को सर्विसिंग को डालना पड़ता क्या? यस। हर गाड़ी में सेम प्रॉब्लम होता क्या? हर गाड़ी में सेम प्रॉब्लम नहीं होता, हर गाड़ी में प्रॉब्लम तो सेम नहीं रहता। फिर इसको रिपेयर कैसा करेंगे? हर एक को करने का तरीका अलग है। मतलब हर काम पहले वाले काम से अलग है। वो किस में आएगा? जॉब कॉस्टिंग में। अभी तुम्हारा घर, सपोज तुम्हारा ड्रीम हाउस बना दिए, अब ड्रीम हाउस के अंदर फर्नीचर भी तो करना पड़ेगा, तो फर्नीचर वाले को अपॉइंट कर दिए। हर घर का फर्नीचर सेम होता है, अलग होता है? अलग होता है। तो फर्नीचर वाले को हर काम, घर का फर्नीचर करने के लिए जो काम मिलता है वो क्या है? अलग है, अलग जॉब है, अलग काम है। मतलब हर काम पहले वाले काम से अलग जब होता है वो किस में आएगा? जॉब कॉस्टिंग। रिपेयर मेंटेनेंस हर बार अलग होता है, फर्नीचर हर जगह अलग होता है, तो वो जॉब कॉस्टिंग में आएगा। ओके अभी से फॉर एग्जांपल
एक आधे का घर कंस्ट्रक्ट करना है, हर एक घर सेम होता है, अलग अलग होता है, तो उसको ड्राइंग करनी पड़ती क्या, इसमें आएगा जॉब कॉस्टिंग। इन दिस ईच जॉब इज ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अनदर, हर एक काम दूसरे से अलग है, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच जॉब इज कैलकुलेटेड सेपरेटली। हर एक का खर्चा, अब मैं ऐसा बोल सकता क्या फर्नीचर वाले को, हमारे पहचानत वालों को तो तुमने 10 लाख में काम कर दिए फर्नीचर का, हमारा काम 15 लाख क्यों बोल रहे, बोल सकता क्या? तो फर्नीचर वाला क्या बोलेगा, भाई उनका 2 BHK था, तुम्हारा 4 BHK, तो हर एक का काम अलग रहेगा, तो खर्चा अलग रहेगा, तो हर बार कॉस्ट शीट, हर काम की कॉस्ट शीट बनानी पड़ती है, तो इसलिए जॉब कॉस्ट। ये कहाँ काम आता है, स्कूटर सर्विसिंग, मतलब जनरली रिपेयर मेंटेनेंस। फैब्रिकेशन, फैब्रिकेशन ये जनरली लोहे का काम, ये बेंचेस जो बने हैं वो एक्चुअली फैब्रिकेटर्स के पास बनते हैं, तो फैब्रिकेटर्स क्या करते, स्ट्रेट सलिया रहते उसको कट करते, वेल्डिंग करते, ज्वाइन करके, और हर एक का काम वेल्डिंग का सेम रहेगा, अलग अलग रहेगा। अब BCA को बेंचेस की जरूरत है, तुम्हारे घर पे बेंचेस क्या करेंगे, तो तुमको गेट चाहिए, तुमको खिड़की का ग्रिल चाहिए, तो हर एक का काम अलग है। फैब्रिकेटर्स, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग, हर एक घर का फर्नीचर अलग होता है, तो किस में आएगा, जॉब कॉस्टिंग। ये इतने ही है या ऐसे बहुत सारे हैं? हाँ, एक टाइप समझ में आ गया, ऐसे टाइप के जो भी काम कर रहे हैं वो जॉब कॉस्टिंग में आ जाएगा। नेक्स्ट इज बैच कॉस्टिंग। अब बैच कॉस्टिंग में क्या आता है, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग एक एक नहीं होती, बहुत सारी चीजें एट ए टाइम होती है। अब पार्ले जी बिस्कुट, अब पार्ले जी बिस्किट वाला क्या करता रहेगा, मैदा शक्कर पाम ऑयल मिक्स करके एक एक बिस्किट बनाता रहेगा, या बहुत सारा डो बना के एट ए टाइम हजार हजार बिस्किट बनाता रहेगा, बहुत सारा डो बना के एट ए टाइम, ऐसे बड़ा सा ट्रे रहेगा जिसमें हजार हजार ऐसे बिस्किट के 10-15 ट्रे रहेंगे, एक साथ भट्टी में जाएंगे, गर्म होके आएंगे, पैक करेगा। सो भाई वो चीजें जब भी बना रहा है वो किस में बना रहा है, बैचेस में। तुम्हारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, साबुन वगैरह या फेस वॉश, ये सब एक एक बनाते हैं, बहुत सारे एट ए टाइम बनाते हैं। अब मुझे बताओ, से फॉर एग्जांपल वो पार्ले जी बिस्किट या सोप का, साबुन का, जिसका भी एग्जांपल ले रहा हूं, अगर मैं एक पार्ले जी बिस्किट निकाला और वो खाया और उसमें मुझे समझा कि इसमें शक्कर कम है, तो उस बिस्किट में कम है या पूरे पूरे बिस्किट्स में कम है? तो जो प्रॉब्लम उस बिस्किट में रहेगा पूरे बैच में रहेगा क्या? अगर मैंने साबुन फेस वॉश बनाया, एक फेस वॉश टेस्टिंग के लिए लिया और वो फेस वॉश अच्छा निकला, तो उतना फेस वॉश अच्छा है या पूरे फेस वॉश अच्छे? तो मतलब, तो मैन्युफैक्चरिंग करते समय मटेरियल एक का नहीं पूरे बैच का आएगा, लेबर एक यूनिट का नहीं रहेगा, पूरे बैच का रहेगा, तो हर चीज किस में होगी, बैच में होगी, तो उसको कौन सा बोलेंगे, बैच कॉस्टिंग। मैन्युफैक्चरिंग बैचेस में, मटेरियल परचेस बैचेस में, लेबर लगाया बैचेस में, हर चीज बैच में होगी, और एक बैच अच्छी तो सब कुछ अच्छा, एक खराब तो सब कुछ खराब, वो कौन सा हो गया, बैच कॉस्टिंग। अभी सपोज गणपति जी आ रहे हैं, तो गणपति जी की मूर्तियां बनती, एक एक बनाता या बहुत सारे एट ए टाइम बनाता, एक एक, बाबा बहुत मुश्किल है, उनके ऐसे पूरे मोल्ड्स बने रहते, वो उसका मिक्सचर कर देता, उसके साँचे बने रहते, एक साथ पोरिंग करके सब कुछ चीजें, पेंटिंग एक साथ बनती, ढांचे एक साथ बनते, सब चीजें बैच में बनती है ये सब, so they are batch costing. It is a variation of job costing. Batch is considered as a job and cost of each batch is calculated separate. Pharmaceutical, गोलियां एक एक क्रोसिन की गोली थोड़ी बनाएंगे, हजार हजार क्रोसिन की गोलियां, बराबर है, उसमें जो भी मिक्स करने का है, नमक मिर्ची मसाला जो भी है वो एक साथ बनाएंगे, फिर भट्टी में डालेंगे, गोलियां बनाएंगे, तो भाई फार्मास्यूटिकल बैचेस में बनेगा। टूथपेस्ट, स्पेयर पार्ट्स, ये सब चीजें कैसे बनेंगी, बैचेस में बनेंगी, एट ए टाइम एक एक नहीं बनता है, बहुत सारे एट ए टाइम। जॉब कॉस्टिंग एट ए टाइम एक होगा या बहुत सारा होगा, एक। जॉब कॉस्टिंग एट ए टाइम एक। फर्नीचर वाला तुम्हारे ही घर का काम करेगा, दूसरे घर का करेगा तो तुम्हारा बंद पड़ जाएगा, तो जॉब कॉस्टिंग एट ए टाइम एक, बैचेस में एट ए टाइम बहुत सारे। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बाजू में लिख दो कंस्ट्रक्शन,
ओके, मेरे को बताओ बाकी बिजनेस एंड कंस्ट्रक्शन बिजनेस में तुमको क्या अलग फील होता है कि सर ये नॉर्मल बिजनेस में नहीं होता पर ये बिल्डर के केस में ऐसा होता है, ऐसा क्या अलग फील होता है? हाँ, बिल्डिंग असेट होती है तो कार असेट नहीं होती है। ओ मैडम, बिल्डर के लिए बिल्डिंग भी गुड्स होते हैं, असेट कहाँ से होते हैं? हर कस्टमर के हिसाब से। फ्लैट वाला बोलता मैं नहीं, मेरे को इधर से बाथरूम होना, ऐसा थोड़ी होगा। हर एक का कॉमन प्लान बन के रखता है। हाँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम। एक आधी चीज आ गई बना के बेच दी दूसरे जगह, जो होता है 1 साल के भीतर होता है मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस। आज इडली का मिक्सचर बना के कल बेच दिए, फटाक से एक दिन में कन्वर्जन हो गया। बिल्डिंग ऐसा होता है कि आज ले लिए जमीन, कल बिल्डिंग परसों बेच दिए। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को 2-2 साल 3-3 साल लगते हैं। मतलब पहले साल खर्चा किया, सेल जीरो, लॉस। दूसरे साल खर्चा किया, सेल जीरो, लॉस। तीसरे साल बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, पूरा बेच दिया, खर्चा जीरो, दुनिया का प्रॉफिट। कुछ तो गड़बड़ है। 2 साल लॉस, तीसरे साल प्रॉफिट, 2 साल लॉस, तीसरे साल प्रॉफिट। भाई ये तो गलत है। वो प्रॉफिट तीसरे साल का या तीनों साल का मिला के? तो तीसरे साल का प्रॉफिट हर साल थोड़ा थोड़ा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। तो तुम ऐसा कैसा कर सकते बाकी लोगों के जैसा कि भाई जिस साल सेल उस साल प्रॉफिट? तो तीसरे साल का प्रॉफिट थोड़ा सा फर्स्ट ईयर में आना चाहिए, थोड़ा सा सेकेंड ईयर में आना चाहिए। एक ही साल में सब प्रॉफिट कैसे डालते? दैट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का सबसे बड़ा इशू होता है कि टाइम पीरियड बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो होने वाला प्रॉफिट हर साल थोड़ा 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 डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। अकाउंट्स को नहीं समझता वो, अपने कॉस्टिंग को समझ में आता। अपन इसमें करेंगे अलग से। इट इज अनदर वेरिएशन ऑफ जॉब कॉस्टिंग, बट द जॉब इज ऑफ अ बिग साइज। एग्जाम्पल, फ्लैट सिस्टम, रो हाउस सिस्टम, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, डैम्स, ये सब इसके एग्जाम्पल आएंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, डैम, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, रोड, बिल्डिंग, तो ये सब अलग अलग जिसको टाइम पीरियड बहुत ज्यादा लगता है। बाजू में लिख दो, जनरली टेक्स मोर देन 1 ईयर। जनरली टेक्स मोर देन 1 ईयर। मिला? प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेशन कॉस्टिंग। This method is applied where different processes are involved in a sequence to manufacture a particular product. अब प्रोसेस कॉस्टिंग कब काम आती है? जहां पे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एक ही प्रोसेस नहीं होती है, मल्टीपल प्रोसेस। एग्जाम्पल, लेस या बालाजी, तुम्हारा ब्रांड। अब सबसे पहले अगर मेरे को चिप्स बनाने बालाजी या लेस के, तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? आलू। आलू सबसे पहले क्या करेंगे? आलू को क्लीन करना पड़ेगा क्या? तो फार्मर से आलू लेके आओ और उसको क्या करो, तो एक डिपार्टमेंट रहेगा जिसमें क्या होगे, सिर्फ आलू आएंगे, प्रेशर से वाटर छोड़ा जाएगा और उसको मिट्टी वगैरह निकाल के उसको क्लीन किया जाएगा। तो क्लीनिंग डिपार्टमेंट ही रहेगा क्या? यस। क्लीन करने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा? आ काटना। भाई काटा काटी बात नहीं करो, पहले तो क्या करो, पील करो, उसको छीलो। बराबर है, उसको नंगा करना पड़ेगा, सॉरी उसको छीलना पड़ेगा। हाँ, तो उसको पहले वो आलू को पहले क्लीन करो, फिर उसको पील करो, पील करने के बाद क्या करेंगे, अब उसको कट करो।
कटिंग डिपार्टमेंट में आएगा। कटिंग डिपार्टमेंट के बाद किधर जाएगा? हाँ, फ्राइंग डिपार्टमेंट में जाएगा, उसको पहले फ्राई करो। हाँ, फ्राई के बाद क्या होगा? हाँ, अब मसाला, ओके, उसके ऊपर जो भी ग्रीन ऑनियन, टोमेटो, सॉल्टेड, जो तुमको फ्लेवर पसंद है वो फ्लेवरिंग, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा? पैक। तो बेसिकली सिर्फ आलू के क्या बोलते चिप्स बनाने के तो 1 2 3 4 5 6 डिपार्टमेंट में काम करना पड़ा। एक डिपार्टमेंट में सिर्फ क्लीनिंग चालू, एक जगह में सिर्फ छिलके निकाल रहे, एक जगह कटिंग ही चालू, एक जगह फ्राइंग चालू, एक जगह सिर्फ फ्लेवर इसेंस ऐड हो रहा है। तो बेसिकली मैंने मैन्युफैक्चर को क्या किया? छोटे 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 हिस्सों में बांट दिया। तो इस छोटे हिस्से को क्या बोलते हैं? प्रोसेस। हर प्रोसेस का अपना खुद का मटेरियल, लेबर, मशीनरी, ओवरहेड्स है क्या? यस। अब जैसा क्लीन डिपार्टमेंट को वो पानी के फव्वारे मारने के लिए मशीन चाहिए, यहाँ पे छीलने के लिए मशीन चाहिए, यहाँ पे कट करने के लिए मशीन चाहिए, यहाँ पे वो फ्राई करके ऊपर निकालने के लिए मशीन चाहिए। तो हर डिपार्टमेंट की अपनी मशीन है, हर डिपार्टमेंट में अपना खुद का मटेरियल है, हर डिपार्टमेंट में आपका खुद के ओवरहेड्स है, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, हर जगह क्लीनिंग डिपार्टमेंट का स्टाफ लगेगा, हर जगह सब कुछ लेबर लगेंगे भाई, हर जगह अपने अपने खर्चे। तो हर एक डिपार्टमेंट अपने आप में एक बिजनेस है, हर एक डिपार्टमेंट अपने आप में एक बिजनेस है। तो और इन सब छोटे छोटे बिजनेसेस को कंबाइन करके एक बड़ा बिजनेस बना है। तो ऐसे बिजनेसेस को क्या बोलेंगे? प्रोसेस कॉस्टिंग। जिस बिजनेस को डिवाइड कर सकते छोटे छोटे पार्ट्स में, ऐसे बिजनेस को प्रोसेस कॉस्टिंग बोलेंगे। एग्जाम्पल, शुगर फैक्ट्रीज। देखो, शुगर फैक्ट्री में सबसे पहले क्या आता? शुगर केन। तो शुगर केन का सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसको भी क्लीन करना पड़ेगा। फिर अब उसका छिलका नहीं निकालते, हाँ, अब उसका डायरेक्ट जूस, शुगर केन जूस आ गया। अब उसको फ्राई नहीं करते, अभी उसको गरम करके उसको गुड़ बनाएंगे, फिर उसको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में भेज के शक्कर बनाएंगे, फिर उस क्रिस्टलाइजेशन के बाद उसमें सल्फर छोड़ के उसको ट्रांसपेरेंट बनाएंगे। रियल शक्कर तुमको पीली कलर की मिलेगी, तुमको देख के अच्छा नहीं लगता, तो तुम्हारे लिए उसको गोरा करते, उसको फेयर एंड लवली क्रीम लगाएंगे, फिर उसको क्रिस्टल करेंगे, फिर उसको पैक करेंगे। बेसिकली शक्कर इंडस्ट्री को भी अलग अलग प्रोसेसेस में डिवाइड कर सकते। पेपर किससे बनता है? किससे? हाँ, झाड़ झाड़, ओके, ठीक है, पेड़ से बनाएंगे अलग अलग इससे। हाँ, तो अलग अलग क्या बोले अपने, हाँ, अभी वो पहले पेड़ लो, क्लीन करो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, पेपर बनाओ, ठीक है। तो फिर वो वैसा बनेगा। सीमेंट इंडस्ट्री सेम, पहले माइन करो, ग्राइंड करो, पैक करो, मिक्स करो। तो ये सब चीजें प्रोसेसेस में डिवाइड होंगे। तो प्रोसेस कॉस्टिंग, यूनिट सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग, इसका क्या है? दिन रात एक ही यूनिट बनेगा, दिन रात एक ही यूनिट। ऐसा एक एग्जाम्पल बोलो, दिन रात एक ही चीज बन रही है। थम्सअप, कोको कोला। अभी थम्सअप की इंडस्ट्री में दिन रात क्या बन रहा है? थम्सअप। और कुछ बना रहे क्या वो लोग? कुछ भी नहीं। इलेक्ट्रिसिटी, पवन चक्की, थर्मल पावर प्लांट, क्या है दिन रात क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी। अभी इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग पैकेज थोड़ी करेंगे, मसाला इलेक्ट्रिसिटी, टोमेटो इलेक्ट्रिसिटी, या ऐसा अलग अलग 25 मेगावाट, 50 मेगावाट, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिन रात एक ही प्रोडक्ट बन रहा। थम्सअप दिन रात एक ही बन रहा, अलग कुछ बन रहा ही नहीं है उधर। यूनिट कॉस्टिंग, सिंगल प्रोडक्ट, दिन रात एक ही प्रोडक्ट। शक्कर इसमें भी आ सकती है, शुगर, दिन रात शुगर ही बन रही है। न्यूज़पेपर प्रिंटिंग, दिन रात क्या हो रहा है? पेपर ले रहे प्रिंट, अलग अलग न्यूज प्रिंट कर रहे, अलग बात है, पर हो रहा तो प्रिंटिंग इच। इलेक्ट्रिसिटी, कोल, दिन रात सिर्फ कोयला बाहर आ रहा है और कुछ अलग हो रहा ही नहीं है। तो दिन रात जहां पे एक ही चीज बन रही है और जिसको प्रोसेस में डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल है, ऐसे किस में आएंगे? सिंगल कॉस्टिंग। अब तुमको डाउट आएगा, सर ये चीज दूसरे चीजों में मिक्स नहीं हो सकती क्या? हो सकती है। एक
काम अलग अलग मेथड में आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये देखो कि उसके लिए सुटेबल कौन सा है, वो जीतता है। अभी शुगर के लिए यूनिट अच्छा है या प्रोसेस अच्छा है? प्रोसेस, क्योंकि उसको डिवाइड कर सकते। इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते क्या? नहीं। दिन रात क्या हो रहा, पानी गिर रहा, वो टरबाइन घूम रहा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा, डिपार्टमेंट अलग कर ही नहीं सकते। तो जिसको नहीं कर सकते तो उसको सिंगल में लेके आओ। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बाजू में लिखो सर्विस, बाजू में लिखो सर्विस। ओके, अभी ये सर्विस कॉस्टिंग क्या है कि जहां पे भी सर्विस, कोचिंग सर्विस, सीए के ऑफिस सर्विस, इंजीनियरिंग सर्विस, डॉक्टर सर्विस, तो ये सब सर्विस इंडस्ट्री है, तो ये ऑपरेटिंग में आएंगी। गुड्स ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर, जहां पे भी, अभी सपोज ऑटो चला रहा, सर्विस इंडस्ट्री, ओला उबर सर्विस इंडस्ट्री, जोमेटो स्विगी, होटल है या सर्विस है? सर्विस है, तो दीज आर ऑल आर सर्विस इंडस्ट्री। और पूरी सर्विस इंडस्ट्री किस में आएगी? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में आएगी। तो अपन ने क्या क्या सीखा? जॉब, हर एक काम दूसरे से अलग है। बैच, बहुत सारे चीजें एक साथ बन रही है। बैच, कॉन्ट्रैक्ट, एक काम करने को जनरली एक साल से बड़ा काम चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट। प्रोसेस कॉस्टिंग, बिजनेस को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, यूनिट, दिन रात एक ही प्रोडक्ट। ऑपरेटिंग, सर्विस इंडस्ट्री, मल्टीपल, इन ऊपर वाले जितने भी पढ़े अपन ने, छह, छह के कोई भी दो मिक्स कर दो, मल्टीपल कॉस्टिंग बन जाती है। समझा? अगर समझा तो क्वेश्चन नंबर, हाँ, ये पेज नंबर 13 पे लास्ट क्वेश्चन दिख रहा क्या? तो मेथड ऑफ कॉस्टिंग तुमको जो लगता है वो लिखो सामने, तुमको क्या फील होता है उसकी क्या मेथड आएगी, उसको सामने लिखो। छह ऑप्शन में से एक आना, जॉब, बैच, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, या फिर सिंगल यूनिट कॉस्टिंग, ऐसा दोनों में, चारों पांचों में से एक कुछ आना। झालं?
हो गया? कितने लोगों का हो गया? कितने लोग कर रहे हैं अभी भी? लास्ट 1 मिनट। नर्सिंग होम, ऑपरेटिंग, ये सर्विस है ना। गुड ट्रांसपोर्ट, ऑपरेटिंग। स्टील, हाँ इसको तुम यूनिट और प्रोसेस, तो मोर और लेस ये प्रोसेस कॉस्टिंग में ज्यादा अच्छा है। कोल, यूनिट कॉस्टिंग, दिन रात सिर्फ कोयला निकल रहा है बाहर। बाइसिकल, नहीं बैच। बाइसिकल को क्या करते हैं अपन, अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, जहाँ पे टायर, वो सीट, हैंडल, या वो उसका बॉडी, चेन, अलग अलग चीजों में रहेंगे। अब वो एक एक सीट थोड़ी बनाते रहेंगे, एट ए टाइम हजार हजार सीट बनाते रहेंगे, एट ए टाइम आधा हजार हजार हैंडल्स बनाते रहेंगे, तो वो बैचेस में बनता है और एक जगह असेंबल किया जाता है। बैच कॉस्टिंग। ब्रिज, वो ब्राइड हो गया, बाप रे बाप, भलतच हो गया। ब्रिज कंस्ट्रक्शन, हाँ। कॉन्ट्रैक्ट, हाँ। तुम्हारे बहुत सारी इच्छाएं जाग गई, ऐसा कुछ बिजनेस नहीं होता है, ठीक है। ये ब्रिज कंस्ट्रक्शन है। वो टाइपिस्ट थोड़ा अलग माहौल में था, हाँ। इंटीरियर डेकोरेशन, जॉब। एडवर्टाइजिंग, नहीं, जॉब। हर एक एडवर्टाइज दूसरे से अलग होती है। रेडीमेड फर्नीचर, हाँ। फर्नीचर सिर्फ बोला रहता तो जॉब, पर रेडीमेड फर्नीचर सेम होते क्या? यस। ये जाओ वीआईपी रोड पे तुमको दिखेंगे बहुत सारे, वो तुमको सीढ़ी दिखेंगे, सब एक जैसे सीढ़ियां बनाते, स्टूल बनाते एक जैसे स्टूल बनाते, चेयर बनाते सब एक जैसे बनाते, तो ये कैसे है? बैच। सुगर प्रोसेस, समझा? ये थ्योरी क्वेश्चन में आता है 4 मार्क के लिए। कौन सा बिजनेस क्वेश्चन इसका है बताऊंगा मैं चैप्टर के एंड में, हाँ, तुमको थ्योरी क्वेश्चंस निकाल के। हाँ, सॉरी, ये तुमको अभी नहीं जमेगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। वी विल स्टॉप हियर।